रसायन विज्ञान में विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर को पढ़ना है आज हमें। तो मैंने कुछ प्रश्न यहाँ लिख रखे हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड हैं, उनके आंसर को लिखते हैं और देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे करना है। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखा है क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को या घोल को या विलयन को रख सकते हैं? तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि पात्र रहने वाला है जिंक का, इसका सॉल्यूशन यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। पात्र जिंक का रहेगा और सॉल्यूशन रहेगा कॉपर सल्फेट का। तो कहता है जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जा सकता है या नहीं। तो अगर आप कभी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के बर्तन में रखोगे तो जिंक और कॉपर सल्फेट के मध्य रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और अगर दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। तो बेटा आप जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर जिंक का जो स्थान है वो कॉपर के स्थान से ऊपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ी थी पिछली क्लास पे, जिसमें से जिंक का स्थान जो है वो कॉपर से कहाँ है? ऊपर। अगर जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है इसका अर्थ है कि जिंक अधिक क्रियाशील है, और क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है जिंक कॉपर को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है। और बेटा जैसे ही जिंक जाता है और स्वयं कॉपर की जगह पर बैठ जाता है, बनकर तैयार होता है जिंक सल्फेट ZnSO4, और बेटा ये कॉपर को उसके स्थान से क्या कर देता है? हटा देता है। तो इसको अभिक्रिया देखने से क्या पता चला? अगर जिंक के पात्र में आप कॉपर सल्फेट को रख भी देते हो तो जिंक का जो कॉपर सल्फेट विलयन है वो धीरे धीरे जिंक सल्फेट के विलयन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, इन दोनों अवस्थाओं पर देखा जाए तो यहाँ जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। क्योंकि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है इसलिए ऐसा बोला जा सकता है जिंक का ऑक्सीकरण होने लगेगा। और जिंक का ऑक्सीकरण होने का अर्थ है पात्र तो जिंक का था, अगर जिंक का ऑक्सीकरण होगा इसका मतलब पात्र धीरे धीरे क्या होने लगा है? खराब होने लगा है। तो मैं क्या बताऊंगा इसमें आंसर में कि जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखने पर जिंक का ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे जिंक का पात्र या बर्तन वो खराब होने लगता है। तो इस बात को लिखना स्टार्ट करते हैं क्या? यदि जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को रख दिया जाए तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर जिंक कॉपर को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापित करने का अर्थ है हटा देता है। प्रतिस्थापित कर देता है जिससे जिंक के पात्र का अर्थात बर्तन का ऑक्सीकरण होने लगता है, अर्थात पात्र खराब हो जाता है। अर्थात पात्र खराब हो जाता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं संक्षारित हो जाता है। संक्षारित नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं पात्र नष्ट होने लगता है।
तो इस प्रकार से आप बताओगे। अगर पात्र खराब होने लगा तो फिर हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां से जिंक का पात्र लगातार क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो मैं यहां लिख भी लेता हूं, अतः जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जिंक का स्थान ऊपर है कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए जिंक अभिक्रिया के दौरान कॉपर को उसके स्थान से हटा सकता है, जिससे जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर जिंक का ऑक्सीकरण हो गया, इसका अर्थ है कि जिंक का जो पात्र था वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा, और क्योंकि जिंक का पात्र खराब होने लगेगा तो हम जिंक के पात्र में कभी भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को नहीं रखेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड विभव तालिका का प्रयोग करते हुए, प्रयोग कर। आपने मानक इलेक्ट्रोड विभव तालिका अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ा हुआ था। आपने देखा था मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखकर एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई थी। कहता है इसका प्रयोग करिए और ऐसे 3 पदार्थ बताइए जो फेरस आयन को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं ऑक्सीकृत की। आपने लिखा था विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो नीचे वाले तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होती है। अगर नीचे वाले तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होती है, अर्थात नीचे वाले पदार्थ अन्य पदार्थों का शीघ्रता से ऑक्सीकरण करा सकते हैं। अब क्योंकि मुझे वो पदार्थ चाहिए जो फेरस आयन को ऑक्सीकृत कर दें, तो बेटा ध्यान देने वाली बात है, हम केवल उन तत्वों को ले सकते हैं जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe लोहे से नीचे था, क्योंकि Fe फेरस आयन को केवल वही ऑक्सीकृत कर सकते हैं जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से कहां था, नीचे। तो आपको कोई भी ऐसे 3 एलिमेंट्स छांट लेने हैं जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से नीचे था। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कह देता कि 3 अपचायक पदार्थ चाहिए तो आपको वो 3 पदार्थ ढूंढने होते हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से कहां होते हैं, ऊपर। ऑक्सीकारक में नीचे वाले पदार्थ, अपचायक में पदार्थ ऊपर वाले ढूंढने हैं। ऐसा भी अंदाजा लगा सकते हो, देखो क्या बोलता है, अपचायक। अप का मतलब है ऊपर वाले पदार्थ, और जस्ट अपोजिट समझ सकते हो, ऑक्सीकारक का मतलब नीचे वाले पदार्थ। तो आपको वो पदार्थ ढूंढ के लाने हैं जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से नीचे है। तो मैं इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से आंसर लिख देता हूं, फिर उसको पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं, फेरस आयन को वही पदार्थ ऑक्सीकृत कर सकते हैं, वही पदार्थ ऑक्सीकृत कर सकते हैं जिनका ई नॉट का अर्थ है मानक इलेक्ट्रोड विभव फेरस आयन से या फेरस आयन के ई नॉट से अधिक है। एक तो सबसे पहली बात, फेरस आयन को वही पदार्थ ऑक्सीकृत कर सकते हैं जिनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव फेरस आयन के मानक इलेक्ट्रॉन विभव से अधिक है। और ऐसे पदार्थ रखे कहां जाते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe के नीचे स्थान उनको मिलता है। तथा ECS अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये पदार्थ Fe से नीचे पाए जाते हैं, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में से कोई भी 3 पदार्थ ढूंढने हैं जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से नीचे था। तो मैं कौन कौन सा ढूंढ सकता हूं, एक तो कॉपर, एक तो गोल्ड ढूंढ सकता हूं और फ्लोरीन ढूंढ सकते हैं।
वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे पदार्थ, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, आप 3 केवल पदार्थ आपको ढूंढने थे, इसलिए मेरे ख्याल से आपको 3 एलिमेंट लिख लेने चाहिए। बहुत सारे हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, प्लेटिनम है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे एलिमेंट भी विद्युत रासायन श्रेणी में Fe से नीचे हैं। तो आप इनको रख सकते थे, लेकिन मैंने 3 पदार्थ केवल लिखने थे, मैंने वही 3 पदार्थ केवल लिखे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है निम्न धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तो आपको जो धातुएं कुछ दी गई हैं उनको एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है, कैसे क्रम में, जिससे वे एक दूसरे को उनके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित कर सकें, कि पहली धातु दूसरी धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर सके, दूसरी वाली धातु तीसरी वाली धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर सके, और तीसरी वाली धातु अपने से आगे वाली धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर सके। मैं क्या सोचता हूं, पहली वो धातु लिखनी है जो धातु सभी धातुओं को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर सके। तो सबसे पहली बात आ जाती है ये सोचने की कि कौन सी धातु अन्य धातुओं को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर सकती है। आसानी नियम है, उसको पढ़ते हैं। देखो क्या, जिस धातु का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले को उसके स्थान से हटा सकती है। पहला क्वेश्चन पर ऐसा लिखा गया था, जिंक का स्थान ऊपर था इसलिए उसने कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया। इसका मतलब मुझे वो धातु लिखनी है जिसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान सबसे ऊपर है, वो सभी धातुओं को हटा देगी। इसके बाद उस धातु को रखना है जिसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान उससे नीचे है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, और सबसे लास्ट में उस धातु को रखना है जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे है। तो देखो ऐसे क्रम में क्या लिखेंगे, इन सभी मेटल्स को देखते हैं। इन सभी मेटल्स में हम देखते हैं कि कौन सी धातु का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो बेटा इसमें से चेक करते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe, मैग्नीशियम और लास्ट में जिंक लिखा है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेटल मैग्नीशियम। आपको याद होगा मैग्नीशियम का स्थान इन सभी तत्वों में विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है। मैग्नीशियम के बाद आता है, आपने को याद होगा, लेके बांसुरी को ना मुझे, Mg सबसे पहले आता था। मुझे के बाद आता था अल अर्थात एल्यूमिनियम, अल के बाद आता था मिया, Mn, लेकिन वो है नहीं एलिमेंट। फिर इसके बाद G अर्थात जिंक आता था। इसके बाद बेटा आता है Fe और सबसे लास्ट में आता है कॉपर। तो अब इससे क्या पता चला, मैग्नीशियम एलिमेंट इन सभी तत्वों को उनके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर सकता है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को छोड़कर इन तत्वों को उनके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर सकता है। जिंक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को छोड़कर फेरस, Fe और कॉपर को उसके लवण के जलीय विलयन से हटा सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है। Fe इन 3 एलिमेंट्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक के तत्वों को छोड़कर केवल कॉपर के एलिमेंट को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर सकता है। और कॉपर बेचारा लास्ट में लिखा हुआ है, तो कॉपर किसी भी मेटल, इनमें से कॉपर किसी भी मेटल को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा क्रम लगाना था जिसमें से विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहला एलिमेंट ऊपर आ जाए, इसके बाद जो एलिमेंट नीचे आते हैं उनका स्थान क्रम से रखा जाए। सबसे ऊपर मैग्नीशियम था, अब कहोगे सबसे ऊपर तो लिथियम था। बेटा इन दिए गए एलिमेंट में सबसे स्थान ऊपर किसका था, मैग्नीशियम था, इसलिए ऐसा क्रम जोड़ा गया। नेक्स्ट नंबर, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है नीचे दिए गए E0 के आधार पर उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में लिखो। अभी अपचायक क्षमता का क्रम कैसा था मैं बताता हूं। मैंने पहले भी बताया था भैया अपचायक, अपचायक शब्द में क्या आता है, अप का अर्थ क्या होता है, ऊपर। आपको जो एलिमेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर मिलेगा उसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगा, और जैसे जैसे एलिमेंट में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं अपचायक क्षमता घटने लगती है। तो ऊपर वाला एलिमेंट सबसे अधिक अपचायक, नीचे वाला एलिमेंट सबसे दुर्बल अपचायक। और अपचायक में से भी कैसे छांटना है हम लोगों को, मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर। अब देखो मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर कैसा क्रम देते हैं उसको समझना है।
मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर एक विशेष बात को ध्यान दे लेना है। क्या बात ध्यान देने लेनी है कि जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होगा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होने का अर्थ है उसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान सबसे ऊपर होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना, जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो सबसे ऊपर होता है और उसकी अपचायक क्षमता भी सबसे अधिक होती है। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, अपचायक क्षमता के बेसिस पर जिस एलिमेंट का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाएगा और उसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी। अब मैं इन सभी में से ढूंढता हूं कि इनमें से सबसे कम मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका है। अगर सबसे कम मानक इलेक्ट्रॉन विभव देखते हैं, सबसे पहले निगेटिव नंबर्स पर आ जाते हैं कि कौन कौन सा नंबर निगेटिव है। तो ये दो छोड़ दिए जाए, अगर मैं इन दोनों को भी छोड़ देता हूं, बाकी 3 एलिमेंट्स पर बात करें, पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें से सबसे कम मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका है? पहले वाले का। तो इसको वरीयता में से फर्स्ट नंबर दे देते हैं, ये पहले नंबर पर है। क्यों पहले नंबर पर है? बेटा निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर ही सबसे छोटा नंबर होता है। अब 2.93 और 2.37 में से बड़ा नंबर तो हमको ये दिख रहा है, लेकिन क्योंकि निगेटिव में ये नंबर दिया गया है, इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा है। तो पहले नंबर को वरीयता मिल गई। अब इन दो निगेटिव नंबर में देखते हैं तो 2.37 और ये 0.74, इनमें से सबसे छोटा नंबर अगर देखा जाए तो -2.37 है। दूसरी वाली वरीयता इसको दे देते हैं। अब बेटा निगेटिव नंबर में केवल एक तीसरा नंबर बचा ही है, तो इसको थर्ड नंबर दे देते हैं। बेटा आप पॉजिटिव नंबर पर आते हैं। अच्छा, पॉजिटिव नंबर में क्या है कि नंबर्स का क्रम उनके समरूप ही चलता है। अभी ध्यान देने वाली बात है, ये पॉइंट का 79 है और ये 0.80 है। अभी आप सभी समझते हो 0.79 जो होता है वो 80 से कम होता है। इसको 4 नंबर दे देते हैं, इसको नंबर देते हैं 5। तो इस प्रकार से आपने वरीयता का एक क्रम निकाल के रख लिया। जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम था, विद्युत रासायनिक श्रेणी में यह सबसे ऊपर रखा जाता है और इसकी क्षमता भी, अपचायक क्षमता भी सबसे अधिक होती है। तो क्योंकि पहले एलिमेंट का पोटेशियम का सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, इसलिए पोटेशियम को विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया होगा और इसकी अपचायक क्षमता भी सबसे अधिक होगी। तो एक नंबर पर हम किसको लिखते हैं? पोटेशियम आयन को। फिर इसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक। फिर किसको लिखते हैं? सेकंड मिलता है मैग्नीशियम को, Mg++/Mg। तीसरे नंबर पर किसको आ जाते हैं? क्रोमियम को, Cr++/Cr। चौथे नंबर पर बेटा आ जाते हैं, फोर्थ नंबर पर किसको देना है वरीयता? Hg को, Hg++/Hg। और बेटा अंतिम नंबर किसको देना है? Ag को, क्योंकि ये 5वें नंबर पर इसको वरीयता मिली थी, Ag+Ag। एक और विशेष बात बेटा ध्यान रखनी है, हालांकि इस क्वेश्चन में वो बात पूछी नहीं गई, लेकिन इस बात को विशेष ध्यान रखना है। देखो क्या बात ध्यान रखनी है, जैसे यहां पर लिखा है K+/K, इस प्रकार से लिखा गया रिएक्शन को। इसका अर्थ जानते हो? पहले पोटेशियम आयन के फॉर्म में था और बाद में मेटल के फॉर्म में बदल गया। अगर पहले पोटेशियम आयन के फॉर्म में था, बाद में मेटल के फॉर्म में बदल गया, आपको ध्यान होगा प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी। पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन बाद में इसके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। अर्थात पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कर लिया? पूरा। क्योंकि पोटेशियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया हुई है, इसलिए ये अभिक्रिया है अपचयन। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। पॉजिटिव चार्ज पहले लिखा हो, बाद में मेटल लिखा है, इसका मतलब अपचयन। दूसरा अर्थ मैं समझाता हूं। अगर ऐसा मेरे पास लिखा होगा K/K+ चार्ज, इसका मतलब पहले मेटल था, बाद में आयन हुआ, इसलिए इस दौरान इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग। पहले मेटल बाद में आयन, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं आक्सीकरण।
इस बात को विशेष ध्यान रखना है बेटा कि पॉजिटिव आयन के बाद मेटल आया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, अपचयन अभिक्रिया हुई। पहले मेटल बाद में पॉजिटिव आयन आया तो ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, इस बार त्यागा गया है। एक और विशेष बात अगर आप याद रख सकते हो, क्योंकि अपचयन हुआ है ये कैथोड का कार्य करेगा, अगर ऑक्सीकरण हुआ है इलेक्ट्रोड पर तो ये एनोड का कार्य करेगा। इससे क्या है कि काफी ज्यादा हेल्प हम लोगों को अगले क्वेश्चंस में मिल जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक काम करेंगे, इस बात को छोड़ते हुए, अगर आप चाहेंगे तो इसको भी नोट कर लेंगे कहीं, नहीं तो इस बात को छोड़ते हुए इनको जल्दी से नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने कोर्स में और कौन से हैं। लिखा है दिए गए ई नॉट की सहायता से, आपको कुछ ई नॉट की वैल्यू दे दी गई है। 5 प्रकार की ई नॉट की वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रोडों के लिए। आपको इनकी सहायता से अनुमान लगाना है कि क्या निम्न आयनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया संभव है। तो बेटा निम्न आयनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया की संभाव्यता को कैसे पता करते हैं, हालांकि हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको 2 आयन दिए गए होंगे, फर्स्ट पार्ट में 2 आयन Fe और I। हमें सबसे पहले यह पता करना है कि Fe और I, अगर ये दोनों सेल के 2 इलेक्ट्रोड हो, एक इलेक्ट्रोड Fe हो और एक इलेक्ट्रोड I हो, अगर ये किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोड हैं तो इनमें से कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, पहली बात ये ध्यान रखना है। अब कोई पूछेगा हम ये बात कैसे पता करें कि एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है। बेटा बड़ा आसान है, आपने पढ़ रखा है एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, कैथोड पर अपचयन। तो जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी वो एनोड बन जाएगा, जिस पर अपचयन की अभिक्रिया होगी वो कैथोड बन जाएगा। और जब आप एनोड और कैथोड की गणना कर चुके होंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या किया करूंगा, जो एनोड हुआ करेगा उसके नीचे ए लिख देंगे और जो कैथोड होगा उसके नीचे सी लिख देंगे। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, उन इलेक्ट्रोड विभव से उस सेल के विभव को निकालेंगे। कैसे सेल के विभव को निकालेंगे, कैथोड के विभव में एनोड के विभव को माइनस करके। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, धनात्मक आ जाती है, तो रासायनिक अभिक्रिया संभव है। अगर वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। तो बेटा पहला नंबर है, क्योंकि एक नंबर अगर आप समझ गए, मेरे ख्याल से सभी नंबर उसी क्रम में लगने हैं। तो आप एक काम करोगे, पहला नंबर ध्यान से देखते हैं इस बात को कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं सॉल्यूशन पर आ जाता हूं। तो मैंने सॉल्यूशन करना है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का। अब फर्स्ट पार्ट में मुझे अभिक्रिया करवानी थी किसके किसके बीच में, Fe ट्रिपल पॉजिटिव और I निगेटिव के बीच में। देखो ध्यान देने का तरीका क्या है, I माइनस चार्ज का मतलब है एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो होगा क्या, आयोडीन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Fe को दे देगा। सोचने वाली बात है, अगर आयोडीन ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के Fe को दे दिया है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया और Fe को दे दिया, तो Fe के पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। एक इलेक्ट्रॉन के मिल जाने से अब Fe के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी बची, क्योंकि तीसरा वाला तो मिल गया। अभी ध्यान देने वाली बात है, आयोडीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए आयोडीन का जो निगेटिव चार्ज है वो खत्म हो गया। इसको I2 लिखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाफ I2 लिखा जा सकता है। अभी आप ध्यान देने वाले हो, आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो आयोडीन का हुआ ऑक्सीकरण, और क्योंकि ऑक्सीकरण हुआ आयोडीन है एनोड, मैंने ए लिख दिया। Fe ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, Fe का हुआ अपचयन, और अपचयन वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम दे देते हैं, कैथोड। मैंने कैथोड और एनोड दोनों की पहचान कर ली है। अभी क्या करेंगे, सेल विभव को निकालेंगे, ई नॉट ऑफ सेल। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। बेटा इसको आगे ही सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। कैथोड का काम कौन कर रहा था, Fe। इस पूरी सीरीज में ढूंढते हैं Fe का जो इलेक्ट्रोड विभव था वो कितना था बेटा, वो था 0.77 माइनस ई नॉट ए, एनोड। एनोड का कार्य कौन कर रहा था, आयोडीन। तो आयोडीन का विभव देखते हैं, आयोडीन का विभव था 0.54। बेटा इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 7 में 4 गया 3, और बेटा 7 में 5 गया 2।
वैल्यू पॉजिटिव आएगी 0.23 वोल्ट, 0.23 वोल्ट, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है बेटा, अभिक्रिया संभव है, अभिक्रिया संभव है। इस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया की गणना की जा सकती है कि अभिक्रिया संभव है या अभिक्रिया संभव नहीं, बस यही आपका आंसर होने जाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन त्याग रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पर मेरे पास क्या है, Ag व कॉपर है। तो अभिक्रिया होनी है Ag पॉजिटिव आयन और कॉपर के मध्य। Ag पॉजिटिव आयन और कॉपर के मध्य होने वाली रिएक्शन को देखो कैसे पढ़ते हैं, प्लस कर देते हैं यहां। सिल्वर और कॉपर के मध्य जो रासायनिक अभिक्रिया संभव है उसका रासायनिक समीकरण हम लोगों को दे दिया गया है, और उसके रासायनिक समीकरण से देखो कैसे हम लोग वैल्यू की रीडिंग निकालते हैं। देखो इसका अर्थ है, इसमें से क्या है, Ag पॉजिटिव आयन का मतलब है सिल्वर के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, Cu प्लस के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। अच्छा, क्या ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सिल्वर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो सिल्वर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो सिल्वर अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो कॉपर सिल्वर को अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही कॉपर सिल्वर को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या होगा, सिल्वर के इलेक्ट्रॉनों की कमी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उस दौरान कॉपर में इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी, कमी, क्योंकि कॉपर अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिल्वर को तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन की कमी आनी ही आनी है। अब एक चीज और ध्यान देते हैं, क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिया है, कॉपर हो गया एनोड, और सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए सिल्वर हो गया कैथोड। अब एनोड और कैथोड की गणना होगी भैया, निकाल लेते हैं सेल का विभव। E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट C माइनस E नॉट A। बेटा आगे सॉल्व करते हैं। E नॉट C का मतलब कैथोड का विभव, कैथोड है सिल्वर, और सिल्वर का विभव बेटा दिया गया है प्लस 0.80 वोल्ट माइनस ये वाला माइनस E नॉट A का मतलब है एनोड का विभव, एनोड है कॉपर, और कॉपर का विभव दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट। अब बेटा इसमें से ये नंबर घटाओगे तो 0 में 4 गया तो ये यहाँ आया 6, और घटाओगे इसमें से तो 8 में 3 गया, 7 में 3 गया 4, तो 0.46 कुछ इस प्रकार से आंसर आने वाला है। और बेटा क्योंकि आंसर पॉजिटिव है, अभिक्रिया कैसी है, संभव है। ये सेकेंड नंबर हो गया। अभी थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे भी एक रासायनिक समीकरण हम लोगों को दिया गया है, और थर्ड नंबर पे लिखा गया रासायनिक समीकरण जस्ट अगर मैं देखता हूं फर्स्ट नंबर की तरह है। थर्ड और फर्स्ट सेम लगभग नंबर हैं, उनको ऐसे ही सॉल्व कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं थर्ड नंबर सॉल्व कर देता हूं। थर्ड नंबर पे मेरे पास लिखा हुआ है Fe ट्रिपल प्लस, और हमें अभिक्रिया करवानी है ब्रोमीन निगेटिव चार्ज इसकी। और बेटा अभिक्रिया करवाओगे बड़ा आसान सा है, Fe के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ब्रोमीन Fe को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्योंकि एक इल्माइनस चार्ज है ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब मैं क्या सोचता हूँ, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है एनोड, Fe इलेक्ट्रॉन ले रहा है कैथोड। अभिक्रिया बैलेंस कैसे होगी कि ब्रोमीन जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ब्रोमीन को लिख देंगे Br2, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाफ Br2। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। E नॉट ऑफ सेल का कैलकुलेशन रहेगा तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट C माइनस E नॉट A। सॉल्यूशन करेंगे अगर इसका तो बेटा E नॉट ऑफ C की वैल्यू, अर्थात C कैथोड कौन है, Fe का विभव कितना है 0.77 माइनस, अब बेटा E नॉट A ब्रोमीन, ए नोट तो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का विभव कहीं दिया गया, हाँ ये माइनस 1.09 वोल्ट। बेटा इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका तो देखो होगा क्या 0.77 ये नंबर आ गया
माइनस प्लस हो जाएगा -1.09। तो 1.09 में इसको माइनस करना, 1.09 में -9 में 7 गया 2, इसके बाद यहाँ हो गया होगा 10 में 7 गया 3, तो 0.32 बेटा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि निगेटिव नंबर बड़ा है तो 0.32 आया निगेटिव में नंबर, और जब नंबर निगेटिव में आ जाता है, मैंने पहले से बता रखा था अभिक्रिया संभव नहीं है, तो यहां लिख देंगे संभव नहीं है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो संभव नहीं है, या फिर पूरा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया संभव नहीं है। अभी मेरे ख्याल से दो मेरे पास आयन बच जाते हैं, 4th नंबर और 5th नंबर, क्योंकि आपने तरीके देख लिए हैं और मेरा अंदाजा है आपको ये तरीके आ भी जाने वाले हैं। तो 4th और 5th नंबर आप ये समझ सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। इसको आप सॉल्व करोगे और इसके बाद आप इस बात की गणना करोगे कि जो सेल का विभव है वो निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव अगर आ गया है तो फिर सेल में जो होने वाली अभिक्रिया है वो संभव है। अगर निगेटिव आ जाता है तो जो सेल में रासायनिक अभिक्रिया दिखाई गई है वो संभव नहीं है। तो इसका अंदाजा लगाओगे, आप इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, अभी भी और क्वेश्चन बाकी रह गए हैं मेरे पास। बेटा अगला देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो सकता है। कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो सकता है, इस क्वेश्चन को पहले सबसे सही ढंग से समझते हैं। इसका अर्थ है हाइड्रोजन इनमें से किसका अपचयन करा सकता है। तो मैं क्या सोचता हूं, हाइड्रोजन इन तत्वों के ऑक्साइडों का अपचयन तभी करा सकता है जब हाइड्रोजन इन तत्वों में से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपरी स्थान रखता हो। अब मैं क्या सोचता हूं, हाइड्रोजन सोडियम से नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हाइड्रोजन मैग्नीशियम से भी नीचे है। क्योंकि हाइड्रोजन सोडियम से नीचे है, हाइड्रोजन सोडियम का अपचयन नहीं करा सकता। हाइड्रोजन मैग्नीशियम से नीचे है, इसलिए हाइड्रोजन मैग्नीशियम का भी अपचयन नहीं करा सकता। हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से भी नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो हाइड्रोजन तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का भी अपचयन नहीं करा सकता। लेकिन अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखोगे तो हाइड्रोजन और सिल्वर इन दोनों में से क्या होगा, हाइड्रोजन का स्थान ऊपर है और सिल्वर का स्थान नीचे है। क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान ऊपर है, सिल्वर का स्थान नीचे है, इसलिए हाइड्रोजन सिल्वर के ऑक्साइड का अपचयन करा सकता है। तो इनमें से किसका करा सकता है, मैं लिख दूंगा पार्ट डी। तो ये जो पार्ट डी है बेटा इसका, ये आंसर करेक्ट है, सिल्वर के ऑक्साइड का अपचयन करा सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन सिल्वर के ही से ही विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थान रखता है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, लिखा है यदि ए बी सी डी आपके पास 4 तत्व हैं, पदार्थ है, इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव आपको यहां दे दिए गए हैं। कुछ वैल्यू है -2.90 वोल्ट, 1.50 वोल्ट, अदर इज -0.74 वोल्ट एंड लास्ट वन इज +0.34 वोल्ट है। इनमें सेल का प्रबल, इनमें से प्रबल अपचायक, तो बेटा मैंने फिर से बोला है अपचायक, अप का अर्थ है ऊपर की ओर होता है अपचायक। अपचायक एक तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होता है और इनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है। तो मैं इन सभी में से ढूंढूंगा किन तत्व का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है, और जिसका सबसे कम होगा मानक इलेक्ट्रॉन विभव वही हो जाएगा प्रबल अपचायक। तो मैं तब तक यहां लिख लेता हूं प्रबल अपचायक, तब तक आप देख सकते हो कौन सा प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक। देखो बेटा अब प्रबल अपचायक तो उसको ढूंढना है जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है। तो सबसे कम का अर्थ है सबसे पहले निगेटिव वाले नंबर्स पे चलेंगे, और मैंने देख रखा है कि मेरे पास 2 निगेटिव नंबर हैं। इनमें से भी सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो -2.90 वैल्यू है, ये सबसे कम वैल्यू है। तो -2.90 वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती थी, ए का मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो मैं लिखूंगा ए प्रबल अपचायक है जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव है 2.90 वोल्ट। नेगेटिव में 0.74 वोल्ट भी था, लेकिन ये 0.74 वोल्ट बड़ा नंबर है। -2.90 वोल्ट जो है वो इनमें से सबसे छोटा नंबर है, जो कि ए का मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। अब यहीं पर अगर मैं एक बेटा बात बताऊं, अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाता कि प्रबल आक्सी कारक कौन है, तो प्रबल आक्सी कारक होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे, और इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका निकलता है, सेकंड वाले का।
1.5 वोल्ट अर्थात प्रबल आक्सी कारक हो जाता बी, अगर हमारे क्वेश्चन में इस बात की डिमांड आती तो। अपचायक में से उसको ढूंढना है जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम हो ऊपर की ओर, और आक्सी कारक में उसको ढूंढना है जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ज्यादा हो नीचे की ओर। नेक्स्ट नंबर पे आ गया है, लिखा है 298 केल्विन पर अर्ध शेल अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दे दिए गए हैं। कौन सा प्रबलतम अपचायक होगा बेटा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्या अपचायक पूछा है। अपचायक में किसको ढूंढा था? जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम था, वही प्रबल अपचायक था। तो इनमें से बेटा ढूंढते हैं किसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है, उसी को प्रबल अपचायक लिखते हैं। आप प्रबल अपचायक को ढूंढो, तब तक मैं यहां लिख लेता हूं आंसर में प्रबल अपचायक। देखो मैं यहां आंसर लिखने वाला हूं प्रबल अपचायक, और प्रबल अपचायक में आपको ढूंढना था कौन सा प्रबल अपचायक बताया जाए। तो बेटा जरा ध्यान दे लेते हैं कौन सा प्रबल अपचायक है। तो प्रबल अपचायक उसका वो होगा जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है। तो सबसे पहली बात तो निगेटिव नंबर पे आ जाते हैं। अब आप यहां से निगेटिव नंबर में आपको दो मिलते हैं, पहला दूसरा, इनमें से आपको छांटना है कौन सा सबसे बड़ा नहीं छोटा नंबर है। तो बेटा आप एक काम करो, 2 सेकंड के लिए आप ये काम करो, पॉइंट हटा देते हैं। माइनस का 762 और माइनस का 740। मैंने बताया निगेटिव में जो नंबर बड़ा दिख रहा होता है वही सबसे छोटा होता है, क्योंकि 762 740 में 762 बड़ा नंबर है, लेकिन निगेटिव होने के कारण ये नंबर कैसा है? छोटा। अब मैं पॉइंट लगा देता हूं, क्योंकि ये ऊपर वाला नंबर सबसे छोटा है, इसका मतलब यही प्रबल अपचायक है। तो कौन प्रबलतम अपचायक है? जिंक। तो आप लिख दोगे Zn प्रबल अपचायक है, ऐसे लिखा जा सकता है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होना चाहिए, और अगर चाहें तो आप मानक इलेक्ट्रॉन विभव भी लिख सकते हैं ब्रैकेट -0.762 वोल्ट, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन हो गया, तकरीबन सेम टाइप के क्वेश्चन थे। कहता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रबल आक्सी कारक व प्रबल अपचायक कौन होते हैं? आपको पता होगा, प्रबल सबसे पहले आक्सी कारक लिखते हैं, प्रबल आक्सी कारक। बेटा प्रबल आक्सी कारक मैंने बताया था, प्रबल आक्सी कारक वो होता है जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे अधिक होता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे मिलता है। आपको याद होगा जब मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई थी, सबसे नीचे रखा हुआ एलिमेंट था फ्लोरीन। तो फ्लोरीन प्रबल आक्सी कारक है। अब आती है बात प्रबल अपचायक की। प्रबल अपचायक, और बेटा प्रबल अपचायक वो एलिमेंट होता है जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होता है। तो आपको याद होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी का सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम। तो इस प्रकार से आपका आंसर इसका हो जाएगा प्रबल आक्सी कारक और प्रबल अपचायक का। 10वां नंबर क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बेरियम, सोडियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः आपको कुछ नंबर दे दिए गए, वहां लिखा है इनमें सबसे प्रबल अपचायक कौन है। सबसे पहली बात ध्यान देने वाली बात है क्या, इसमें से पहले मेटल लिखा है बाद में आयन लिखा है। इसका मतलब है पहले मेटल था, इसका अर्थ मैं एक का लिख के दिखाता हूं। पहले लिथियम था, अभिक्रिया के बाद ये बदल गया Li+ चार्ज में। Li+ चार्ज का मतलब है लिथियम, लिथियम पॉजिटिव आयन में जाने का अर्थ है लिथियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और क्योंकि लिथियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा इसलिए जो अभिक्रिया दी गई है वो ऑक्सीकरण है। यहां पर भी तो सेम चीज है, बेरियम ने बाद में इलेक्ट्रॉनों का त्यागा है, यह भी ऑक्सीकरण है। सोडियम ने भी इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ऑक्सीकरण है। इसने भी इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब मैं थोड़ी सी पुरानी बात याद दिलवाता हूं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। पहला इलेक्ट्रोड विभव अपचयन की क्रिया पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। दो प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव होता है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे बनाई गई है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव से, और इसमें से अभिक्रियाएं हैं ऑक्सीकरण। इसका मतलब जो हमको इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं ये सारे के सारे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हैं। तो हम एक काम करेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव से अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रोड
फिर मैं लिखूंगा यहां ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, और फिर मैं लिखूंगा अपचयन विभव, अपचयन विभव। आपको याद होना चाहिए कि अपचयन विभव से ही बनाई गई है विद्युत रासायनिक श्रेणी। पहला इलेक्ट्रोड कौन सा है? लिथियम Li+, दूसरा है Ba/Ba+, तीसरा है Na/Na+, और बेटा चौथा है Mg/Mg+। Li के लिए जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया गया था ऑक्सीकरण वाला, वो दिया था +3.05, फिर दिया था +2.75, फिर दिया था थर्ड नंबर पे +2.71, और फोर्थ दिया था +2.37 वोल्ट। इतने दिए थे। अब आपको क्या ध्यान देना इनमें से, ये तो ऑक्सीकरण विभव दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि अभिक्रिया ऑक्सीकरण थी। लेकिन जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई वो तो अपचयन विभव के आधार पर बनाई गई है। तो एक काम करेंगे, इन सभी ऑक्सीकरण विभव के अपचयन विभव लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर प्लस में है ऑक्सीकरण विभव तो अपचयन विभव काहे में हो जाएगा? माइनस में। अगर माइनस में होता ऑक्सीकरण विभव तो अपचयन विभव प्लस में हो जाता। इसको देखते हैं, माइनस का 2.75 बना लेंगे, ये भी प्लस का है अगर, तो इसको भी -2.71 और लास्ट में -2.37। अब ये मानक अपचयन विभव आ गए आपके पास, हर एक मेटल का मानक अपचयन विभव आ गया। अब हमारे लिए सब अच्छी चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा है? प्रबल अपचायक। तो मैं यहां आंसर लिखूंगा कि हमें ढूंढना है प्रबल अपचायक। बेटा जल्दी से देखो, प्रबल अपचायक में अपचायक का तो आप जानते थे वो है जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है। अब क्योंकि सारे के सारे नंबर निगेटिव में हैं, निगेटिव में जो नंबर आपको सबसे बड़ा दिख रहा है वही सबसे कम नंबर है। 2.2 पॉइंट पे नंबर है, ये 3 पॉइंट पे जा रहा है नंबर, ये सबसे बड़ा देखने में लग रहा है, इसलिए यही सबसे कम इलेक्ट्रॉन विभव है। क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन विभव है, यही प्रबल अपचायक है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विभव किसका है? लिथियम का। तो आप बताओगे लिथियम, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव है -3.05 वोल्ट, यही प्रबल अपचायक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रबल अपचायक में मैं दोबारा से देखता हूं, कभी कभी बच्चों को परेशान करने के लिए क्वेश्चन में क्या कर देता है, ऑक्सीकरण विभव दे देता है। ऑक्सीकरण विभव से बच्चे देखते सबसे छोटा अगर ढूंढते तो मैग्नीशियम मिल जाता उनको, लेकिन यही प्रॉब्लम क्रिएट करता, क्योंकि अभिक्रिया की गई है ऑक्सीकरण, इसलिए जो विभव निकलेगा हम उसे ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। लेकिन विद्युत रासायनिक श्रेणी कौन से विभव को मानता है? अपचयन विभव को। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण विभव से हम कौन से विभव निकालेंगे? अपचयन। कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव नंबर को निगेटिव करके और निगेटिव नंबर को पॉजिटिव करके। क्योंकि सारे के सारे नंबर पॉजिटिव थे, मैंने सारे नंबर निगेटिव कर दिए और मानक अपचयन विभव निकाल लिया। अब मैंने ढूंढा सबसे कम मानक अपचयन विभव जिसका होगा वही प्रबल अपचायक है। तो ऊपर वाले का सबसे प्रबल अपचायक इसलिए था, सबसे कम मानक अपचयन विभव था, मैंने लिख दिया लिथियम का -3.05 वोल्ट है। तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे जल्दी से और फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न अभिक्रिया के E0 दिए गए हैं। E0 का अर्थ है मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिए गए हैं, और मानक इलेक्ट्रॉन विभव में से आपको रासायनिक अभिक्रियाएं भी दी गई हैं और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन विभव की वैल्यू भी दी गई है। कहता क्या है कि ये सेल अभिक्रिया आपको दिया गया है, इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। देखो बेटा सबसे पहले विद्युत वाहक बल तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। मैं सबसे पहले यहां लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। आपको ये ध्यान देखना है कि जो अभिक्रिया दी गई है ये ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। आप जैसे देखोगे Zn पहले मेटल के फॉर्म में था, बाद में इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अगर Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे इसका मतलब Zn की दी गई अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। और आपको ये पता है अगर अभिक्रिया ऑक्सीकरण है तो जो विभव भी हमें दिया गया है वो भी ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में चेंज कर लेते हैं। कैसे? पॉजिटिव नंबर को काहे में कर दोगे? निगेटिव में कर दोगे 0.76 वोल्ट, और आपका तुरंत जो ऑक्सीकरण विभव था वो अपचयन विभव में चेंज हो गया। सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं। Fe ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। Fe ने जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, पहचाने कैसे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तभी तो बगल में रखे हुए हैं। Fe के पास अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर Fe ने अपने अंदर से वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। अभिक्रिया ऑक्सीकरण है
तो विभव भी ऑक्सीकरण है। इसलिए हम इसको सबसे पहले मानक अपचयन विभव निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहां तो ऑक्सीकरण विभव दिए गए हैं, लेकिन विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो मानक अपचयन विभव होते हैं। तो मैं सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी के हिसाब से मानक अपचयन विभव निकाल लेता हूं। तो पॉजिटिव नंबर कैसा हो जाएगा? निगेटिव 41 वोल्ट। अब हम इन मानक इलेक्ट्रॉन विभव से सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे, हम इनसे मतलब रखेंगे अपचयन विभव से। इस अभिक्रिया को बेटा देखो क्यों अभिक्रिया लिखी गई है। अभिक्रिया इसलिए लिखी गई है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं पहली चीज तो, ये कैसे विभव हैं? अपचयन के विभव हैं। अभिक्रिया क्यों लिखी गई? देखो Fe डबल प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। Zn ने क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Fe को दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल के दिए? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दिए। जैसे Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दिए, Zn में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और Fe के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाने से उसकी कमी पूरी हो गई। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। पहले इलेक्ट्रॉन की कमी थी Fe के पास, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। Zn के पास पहले इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कैसे हुई होगी? Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, तभी तो Zn के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अब क्योंकि Zn ने इलेक्ट्रॉन दिया है, Zn कार्य करेगा एनोड का, क्योंकि ऑक्सीकरण हुआ होगा। Fe ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, Fe कार्य करेगा कैथोड का। अब हम सेल के विभव को निकालते हैं। E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है E नॉट C माइनस E नॉट A, अर्थात कैथोड का मानक विभव माइनस एनोड का मानक विभव। कैथोड Fe था, और Fe के लिए जो विभव था वो कितना था? माइनस 0.41 वोल्ट माइनस। अब ध्यान देते हैं E नॉट A, A का मतलब एनोड, जिंक, एनोड का कार्य जिंक करता है, इसलिए जिंक का विभव अपचयन वाले में देखेंगे माइनस 0.76। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 0.41 माइनस वोल्ट हटा देते हैं, वोल्ट लास्ट में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76, माइनस कर लेते हैं, 6 में 1 जाएगा तो 5, 7 में 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 0.35 वोल्ट। इस प्रकार से सेल का विभव निकल आएगा 0.35 वोल्ट। इसको समझ गए। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। कहता है कॉपर डबल पॉजिटिव चार्ज स्लैश कॉपर। अच्छा, डबल पॉजिटिव चार्ज स्लैश कॉपर का अर्थ क्या है? कॉपर के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन बाद में कॉपर लिखा है, Cu लिखा है, इसका मतलब वे इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो गई? पूरी। पहले मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, पहले कॉपर पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन बाद में कॉपर पे इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं बची है। इसका मतलब है कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? ग्रहण। अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तभी तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म होगी। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसका मतलब है यह अभिक्रिया है अपचयन, और अपचयन अभिक्रिया के कारण जो भी इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है वो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। इसके बाद क्या कहता है? इसके मानक अपचयन व मानक ऑक्सीकरण विभव बताइए। अरे बेटा बिल्कुल आसान है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए जो विभव दिया गया है मानक अपचयन विभव ही है। कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट। और बेटा ऑक्सीकरण कहता है तो मानक ऑक्सीकरण विभव। और बेटा मैंने बताया था अगर ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में बदलने के लिए साइन चेंज करते हैं, निशान चेंज कर देते हैं, तो बेटा इस बार भी चेंज करेंगे। इस बार अपचयन विभव से ऑक्सीकरण विभव बनाने के लिए माइनस 0.34 वोल्ट हो गया आंसर। इससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं देना है। कठिन चीज़ क्या है, या कठिन किसको आप मान सकते हैं? अभिक्रिया की पहचान ऑक्सीकरण है या अपचयन है, ये हमेशा ध्यान रखो। देखो क्या है, कैसा लिखा है? Cu डबल प्लस, इसके बाद लिखा हुआ है Cu। इसका अर्थ है पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पहले थी इसको, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे और अपनी कमी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो क्योंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, इसका अर्थ है यह अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन की अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया अपचयन की है
तो बेटा अपचयन विभव भी आपको दिया गया होगा। अभिक्रिया अपचयन तो जो विभव है वो भी अपचयन, और अपचयन विभव तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया। लेकिन ऑक्सीकरण विभव के लिए क्या करोगे, मैंने बताया था ऑक्सीकरण विभव हो तो अपचयन विभव के लिए साइन को चेंज कर देना चाहिए, निशान को चेंज कर देना चाहिए। अपचयन विभव से ऑक्सीकरण विभव के लिए भी यही करना चाहिए, निशान को बदल देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा अपना 13 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग क्यों गायब हो जाता है। अब मैं सबसे पहले आपको यह बात बता दूं, इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्म में नोट कर लेना है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में घुलकर कॉपर डबल प्लस और SO4 डबल माइनस आयन देता है। अगर घोल में कॉपर डबल प्लस आयन उपस्थित है तो इसका रंग कैसा होता है, नीला। यह विशेष ध्यान रखना है। अब मैं दूसरी बात बता देता हूं, मेरे पास एक और पदार्थ है FeSO4। अगर FeSO4 को जल में घोला जाए तो ये देता है Fe डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल माइनस आयन। इसका अगर देखा जाए तो इसका रंग याद रखना हल्का हरा, या आप ऐसे समझ सकते हो लगभग रंगहीन। लगभग रंगहीन। तो आप इन दो विशेष चीजों को ध्यान रखोगे। अगर कॉपर सल्फेट का जल में घोल है तो कॉपर सल्फेट में होता क्या है, जल में घुलते ही कॉपर सल्फेट आयनों में टूटता है, और जब कॉपर सल्फेट में आयनों में टूटता है तो कॉपर का आयन नीला कलर देता है। सेम चीज अपोजिट शब्दों में अगर देखें, फेरस सल्फेट जब जल में घुलता है तो वो भी आयनों में टूटता है, और फेरस आयन का कलर हल्का हरा या लगभग रंगहीन होता है। ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा, हाई कंसंट्रेशन पे देखने को मिलेगा तो हल्का हरा समझ में आएगा, नहीं तो रंगहीन लगेगा। अब ये दो बातें आपके दिमाग में बिल्कुल भर करके रख लेनी है। अब मैं सॉल्यूशन पर आ जाता हूं। कहता है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, तो कॉपर सल्फेट का हो गया बेटा जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर, लोहे का फॉर्मूला क्या होता है Fe, छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग क्यों गायब हो गया। अभी मैं एक बात करता हूं, देखो सबसे पहले इस अभिक्रिया को देखते हैं। Fe का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। Fe का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर, इसलिए Fe कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा। अगर Fe जाएगा और उसने कॉपर को हटा दिया तो बन जाएगा FeSO4, और बेचारा कॉपर यहां बैठा है अलग हटा हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है, ये तो Fe है, ये आयनों में टूट नहीं सकता। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये आयनों में टूट सकता है। अगर ये आयनों में टूट सकता है तो ये आयनों में टूटकर कैसा कलर देता है, मैं लिखूंगा नीला कलर देता है या नीला रंग देता है। अभिक्रिया के पहले कैसा कलर था, नीला। अभिक्रिया होने के बाद कॉपर हो गया अलग, ये तो आयन में टूटेगा नहीं क्योंकि तो ये मेटल है। लेकिन फेरस सल्फेट आयनों में टूटता है, और आयनों में टूटने के बाद या तो हल्का हरा रंग देता है या लगभग रंगहीन। तो मैं लिख दूंगा लगभग रंगहीन। अब बेटा इस अभिक्रिया से देखने से पता क्या चलता है, क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था इसलिए नीला था, Fe ने अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लिया। अब सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट नहीं बचा हुआ है, अब सॉल्यूशन में केवल फेरस सल्फेट बचा है, और फेरस सल्फेट के बचने के कारण उसका नीला रंग क्या हो गया है, गायब हो गया है, लगभग कैसा हो गया, रंगहीन। तो मैं क्या बताऊंगा कि Fe विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, इसलिए Fe कॉपर सल्फेट को फेरस सल्फेट में चेंज कर देता है, जिससे विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। बस यही बात तेरी लिख देनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, Fe विद्युत रासायनिक श्रेणी में ECS में कॉपर से ऊपर है, अतः Fe कॉपर को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर
कॉपर सल्फेट को फेरस सल्फेट में बदल देता है, जिससे विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से बेटा इसका आंसर लिख दोगे आप अपना। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट अगर विलयन में होगा तो नीला कलर, फेरस सल्फेट होगा तो हल्का हरा या रंगीन। तो पहले कॉपर सल्फेट था विलयन के फॉर्म में, अभिक्रिया हुई और वही कॉपर सल्फेट चेंज हो गया फेरस सल्फेट में, तो नीले कलर से लगभग कैसा हो गया, रंगहीन। इसीलिए मैंने बनाया कि पहले नीला कलर था बाद में रंगीन हो गया, इसका अर्थ है अभिक्रिया में से कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों कलर चेंज हुआ, मैंने बताया कि फेरस सल्फेट अब कॉपर सल्फेट अब बदल गया है फेरस सल्फेट में। तो ये एनसीईआरटी के वे क्वेश्चन हो गए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड थे। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल बचते हैं इसको हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।